यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड 2, जिसके बारे में बेसिक नोटिंग हम लोगों ने लास्ट लेक्चर अपने आप में स्टार्ट करी। कुछ ज्यादा कंटेंट तो नहीं करा, बट स्टिल हमारा जो रीसेंट टॉपिक गोइंग ऑन था, पहले तो हम लोगों ने इंट्रो पार्ट में ये क्लियर किया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों की जो इमर्ज हुई दैट इज 1936 में, और आई कैन से स्पेशली आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1920। आज हल्की सी डिस्कशन उसकी भी बीच में आपकी चलेगी। मतलब आज आप इंपॉर्टेंट कंटेंट अपना वन बाय वन नोट डाउन करना शुरू करेंगे। क्लियर? लास्ट लेक्चर पर्टिकुलरली एक चीज तो हमने डिस्कस करी कि सर माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स अपने आप में क्या चीज है, जिसका आंसर आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सर व्हाट इज लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल। जिन चीजों को हम लोग लॉजिकली कंसीडर करते हैं माइक्रो लेवल पे, दैट माइट बी इलॉजिकल थिंग एट द मैक्रो। सबसे बेस्ट एग्जांपल यहां पे आपके पास क्या निकलती है? सेविंग्स। क्या सेविंग्स करना इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स वी आर डीलिंग। क्या अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो सेविंग सर अपने आप में गुड थिंग है, अच्छी चीज है, बिकॉज यू आर एडिंग टू योर फ्यूचर प्रोस्पेरिटी। आप अपना फ्यूचर अच्छा बना रहे हैं, फ्यूचर के लिए अपनी सेविंग्स कर रहे हैं, दैट इज गुड थिंग। बट अगर यही सेविंग वर्ड अगर आप पूछते हो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी एज अ होल, तो सर फिर तो सेविंग करना अपने आप में गलत चीज हो जाएगी। कहते वो कैसे? अगर हर कोई पर्सन सेविंग करने लग जाएगा, एक्सपेंडिचर नहीं करेगा, और हमने तो सुना था कि मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी जो हमारी रन करती है दैट इज एक्सपेंडिचर से रन करती है। अगर आप ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि जो एक सेक्टर ने कमाया वही अगर पास ऑन किया जाएगा टू द अनदर सेक्टर, तो ही आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा? रन करेगा। अदरवाइज कभी ना कभी ये सर्कल आपका क्या हो जाएगा? एंड। और शायद एक पर्सन सेविंग अपनी फ्यूचर प्रोस्पेरिटी के लिए करता है, सर ये पर्सपेक्टिव आपका इंडिविजुअल लेवल पे तो ठीक है, मैक्रो लेवल पे अब आपको थोड़ा सा एक ब्रॉडर लिंक देना। लेट इट बी पूरी इकोनॉमी सेव करना शुरू कर दे। हम तो ये कहते थे कि सेविंग करना अच्छी बात है। अगर पूरी इकोनॉमी सेविंग करना शुरू कर देगी तो खर्च होना क्या हो जाएगा? कम। और जब एक्सपेंडिचर डे बाय डे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, उतना ही नेक्स्ट ऑन सेक्टर को पैसा क्या मिलेगा? कम। जैसे मैंने कल एक 100 रुपीज की जस्ट एग्जांपल ली थी कि लेट इट बी आपने 100 रुपीज एक्सपेंडिचर किया, देखो जी आपका एक्सपेंडिचर वही 100 रुपीज मेरे लिए क्या? इनकम। अब पॉइंट ये है, अगर उसमें से मैं सेविंग करूंगा दैट मीन्स 20 रुपीज लेट इट बी मैंने क्या करी? सेविंग करी, तो मैं नेक्स्ट आगे सेक्टर को कितना पास ऑन करूंगा? 80 रुपीज। अब क्या सेविंग करना सिर्फ मेरा अकेले का राइट है? इस इकोनॉमी में बाकी लोग जो रह रहे हैं क्या उनका राइट नहीं है सेविंग करना? क्या उनके माइंड में नहीं आएगा कि अपनी फ्यूचर प्रोस्पेरिटी को अच्छा बनाया जाए, अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए? हर कोई चाहता है। बट सर अगर ऐसे हर कोई पर्सन सेव करके नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट ऑन खर्च करेगा, इस हिसाब से तो कभी ना कभी ये जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो कहीं ना कहीं तो क्या करेगा? स्टॉप करेगा। अब जिसको आपने 80 रुपीज दिए, अगला भी उसमें से कुछ 10-15 रुपीज की सेविंग करेगा, नेक्स्ट ऑन पास कितना करेगा? 65 to 70। एंड हर पर्सन अपना अपना कट लगाएगा, क्योंकि हर पर्सन को लगता है कि मुझे अपनी सेविंग कर लेनी चाहिए। बट अगर मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो अल्टीमेटली जितना नेक्स्ट ऑन सेक्टर को ये कम पास ऑन होगा, उतना नेक्स्ट ऑन सर कल को आपकी ही इनकम के ऊपर क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। दैट मीन्स हम अपनी सेविंग्स को बढ़ा रहे थे ये सोचकर कि मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, पर मुझे शायद ये समझ नहीं आ रहा था मेरे ज्यादा सेविंग करने से, मेरे ना खर्च करने से कल को मेरी इनकम के ऊपर भी उसका क्या आएगा? इम्पैक्ट। कहते जी वो कैसे? ये पड़ी चेन आपके सामने। अगर लेट इट बी आप खर्च कम करेंगे, जिससे क्या होगा? डिमांड आपकी डे बाय डे क्या करेगी? फॉल। सिंपल सी बात है, अगर डिमांड फॉल करेगी तो उससे इन्वेस्टमेंट भी क्या करेगी? क्योंकि नेचुरली इन्वेस्टर पैसा कब इन्वेस्ट करेगा? जब मार्केट में क्या होती है? डिमांड। अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करेगा? अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी डे बाय डे क्या हो जाएगी? कम। और जब प्रोडक्शन फॉल करेगी, प्रोडक्शन के फॉल करने से हम लोगों को काम पे रख के करेंगे क्या?
मैं वर्कर्स को एम्प्लॉय करके करूंगा क्या जब मेरी प्रोडक्शन इतनी नहीं है। मेरे पास काम होगा एज अ प्रोड्यूसर, तभी तो मैं वर्कर्स को आगे हायर करूंगा। मेरे पास मान लो 15 वर्कर काम करते हैं, 20 वर्कर काम करते हैं, वो भी तभी काम करते हैं अगर मेरे पास काम है, अगर मेरे पास नेक्स्ट आगे डिमांड है, मेरे पास आगे प्रोडक्शन करने की कोई ना कोई कैपेसिटी है। बट मैं क्या करूं, मार्केट में तो डिमांड डे बाय डे क्या होती जा रही है, कम। फिर मैं सप्लाई किसके लिए करूंगा, मैं प्रोडक्शन किसके लिए करूंगा। मैं डे बाय डे अपने इंप्लॉयज क्या करना शुरू कर दूंगा, कम। आज 15 वर्कर थे, मैं 10 रखूंगा। अगर प्रोडक्शन और कम हो जाएगी, 10 के बजाय मैं 5 कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास कौन सा फ्री के पैसे उनको देने के लिए। मैं भी पैसा कमाऊंगा तो जाके उनकी तनख्वाह दे पाऊंगा, उनकी सैलरी पे आउट कर पाऊंगा, दैट इज। और अगर इंप्लॉयमेंट डे बाय डे डाउन जाएगी, तो लोगों का इनकम लेवल भी क्या जाएगा, डाउन। सो ठीक है, आप लोग सेविंग्स को अपने माइक्रो लेवल पे गुड थिंग कह सकते हो, बट सर मैक्रो लेवल पे ये अपने आप में गलत प्रूव होती है। बिकॉज मैक्रो लेवल पे जो आपकी इकोनॉमी रन करती है, वो सेविंग से नहीं, वो एक्सपेंडिचर से रन करती है। तभी गवर्नमेंट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इंसिस्ट करती है कि लोग मैक्सिमम पैसा क्या करें, खर्च करें। हमने लास्ट एक ट्रेड साइकिल्स की नॉर्मली बात करी थी, जो डायग्रामेटिक लिटिल बिट बनाया था। मैंने उसमें ट्रेड साइकिल में 4 स्टेजेस लिखवाई थी, या जस्ट नोट डाउन आपने अगर करी हो। 4 स्टेजेस में नंबर 1 स्टेज कौन सी थी, बूम। बूम मीन्स जब मार्केट में तेजी है। जैसे आप कहीं पर ना स्टॉक मार्केट में वर्ड यूज करते हैं कि मार्केट में आजकल बड़ी तेजी आ रखी है। तेजी का मतलब क्या है, मनी सप्लाई का सबसे ज्यादा होना। एंड जब वही मनी सप्लाई कम होना स्टार्ट हो जाती है, दैट पीरियड इज बेसिकली कॉल्ड एज रिसेशन। कि सर मंदी के हालात चल रहे, बट नॉट सो। डिप्रेशन भी नहीं है कि बिल्कुल ही मार्केट डाउन चली गई, कि बट फिर भी मंदी चल रही है, कि ठीक है काम पे आ रहे हैं, बट मार्केट में वो उतना पैसा नहीं है, मार्केट में उस लेवल का ट्रेड नहीं है जिस लेवल का कहां पे था, बूम टाइम पीरियड में होता है। रिसेशन मींस मार्केट थोड़ी सी डाउन। एंड डिप्रेशन का मतलब क्या है, मार्केट में बिल्कुल ही क्या हुई पड़ी है सर, मंदी छाई हुई है। मतलब पैसा देखने को नहीं है। दुकानदार लोग आपस में लैंग्वेज में ना ये वर्ड यूज करते हैं कि भाई मार्केट में तो आजकल पैसा ही नहीं है। वह कहते हैं जी पैसा है तो। उनका कहने का मतलब कुछ ट्रेड ही नहीं है, लोग पैसा खर्च ही नहीं कर रहे। एंड एट दैट स्टेज, अगर इकोनॉमी ज्यादा देर आपकी किसके अंदर रही, डिप्रेशन के अंदर रही, सर इकोनॉमी आपकी बिल्कुल फॉल डाउन हो जाएगी। जितने भी तुम्हारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सब इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसा निकालना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। और मार्केट में जब पैसा ही नहीं रहेगा, तो नेचुरली सर सारा इकोनॉमी फॉल डाउन तो रहने रहना। फिर जाकर अगर डिप्रेशन की स्टेज में से बाहर निकला जाता है, तो उसको वर्ड क्या बोलते हैं, रिकवरी स्टेज। रिकवरी का मतलब मार्केट से थोड़ी सी बूस्टअप मिला है, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पैसा एंटर करा है। और वही रिकवरी स्टेज में लाने के लिए हमेशा कौन काम आती है, गवर्नमेंट। जो क्लासिकल्स का कहना था। अब मैं कुछ जस्ट नॉर्मल पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, नोट डाउन नहीं करने, सिर्फ सुनो पहले, देन इसका प्रॉपर वे से आप लोग लिखोगे। सुनो, यहां पे जी हमारे पास 2 स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। मैं पहले ऑरली डिस्कस कर लूं आप लोगों के साथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील करने के लिए 2 स्कूल ऑफ थॉट्स आप लोगों के चलते हैं, जिनमें से वन एक चलता है जी, जिनको हम वर्ड बोलते हैं क्या, क्लासिकल्स। एंड सेकंड, सेकंड हमने नाम दिया क्या, केन्स। जो फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, कल आप लोगों ने नेम लिखा, लॉर्ड J.M. केन्स, स्टैंड्स फॉर जॉन मेनार्ड केन्स। एज पर दैट इन्होंने जो थियोरी प्रोवाइड करी मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, उसका नाम ही क्या रख दिया गया, केन्जियन थियोरी। तो वहीं से 2 स्कूल ऑफ बिलीफ, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स बने मैक्रो को डील करने के लिए। सर क्लासिकल्स का मतलब ओल्ड स्कूल, पुराने इकोनॉमिस्ट, एडम स्मिथ, मार्शल, क्लियर, पिगू, रिकार्डो, जितने भी टॉप के इकोनॉमिस्ट हुए हैं पहले, सर इनका बिलीफ अच्छा भला गोइंग ऑन था, कुछ गलत नहीं था। मैं अगर कह दूं जी इनकी थिंकिंग गलत थी, बट वक्त के हालात के अकॉर्डिंग टू इनकी थिंकिंग को, इनके बिलीफ को गलत होते हुए देखा गया। तो जाकर तो जाकर क्लासिकल्स का एंड हुआ और केन्जियन थ्योरी का जन्म हुआ। अब ये सारी कहानी चलती कहां से है, चलती कहां से है, या मैं कह दूं कि इनका ईयर ऑफ डिवाइड कौन सा है, कि एकदम से क्लासिकल्स का बिलीफ गलत होकर किसमें हो गया, केन्जियन की थियरी में कन्वर्ट हो गया, केन्जियन के बिलीफ मानने लग गए।
तो उनका वो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है 1929 और 30, जब ग्रेट डिप्रेशंस देखने को मिले थे कहां पे, इन यूएसए। जब यूएसए में पर्टिकुलरली ग्रेट डिप्रेशन मार्केट एकदम से डाउन चली गई, एट दैट टाइम इन क्लासिकल्स के बिलीफ को क्या माना गया, गलत माना गया कि सर आपका बिलीफ तो काम ही नहीं कर रहा। मैं कह सर पहले ये तो बता दो, गलत तो होगा, हमें हमें यही नहीं पता क्लासिकल्स का बिलीफ क्या था। क्लासिकल्स का मानना क्या था, जितने तुम्हारे टॉप के इकोनॉमिस्ट पुराने हुए हैं, चाहे वो एडम स्मिथ हैं, सर रॉबिन मार्शल हैं, पिगू हैं, रिकार्डो हैं, जितने भी और नेम्स आपके कवर्ड होते हैं, इनका मानना ये था सबसे पहले कि देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। हमारे हमें किसी भी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चाहिए ही नहीं। देयर इज नो नीड फॉर द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल द डिसीजंस, जितने भी डिसीजंस होंगे, दैट डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय द क्या होंगे, मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस आपकी क्या होती हैं जी, दो। नंबर वन इज डिमांड एंड सेकंड इज सप्लाई। कि जो भी इक्विलिब्रियम होगा, गवर्नमेंट को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, मार्केट फोर्सेस अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगी कि आपका इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। अगर मैं बात करूं जितनी भी तुम्हारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स लाइक जैसे कहते जी सर बताओगे कौन से टाइप ऑफ डिसीजन टेकन बाय द मार्केट फोर्सेस, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, and all the economic activities, decision regarding the consumption, decision regarding the production, decision regarding the investment, that all type of decisions are to be taken by the मार्केट फोर्सेस। बट हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं चाहिए। इनके मुताबिक तो इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं, देयर इज नो नीड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉर्मल फीचर ऑफ इकोनॉमी। इनके मुताबिक सबसे बड़ी प्रिजम्पशन जो ये लेके चलते थे क्लासिकल्स का, जो मानना, वो ये मानना था ऑल टाइम रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। दैट मीन्स किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी अवेलेबल नहीं होगी। जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज 100% क्या होंगे, ऑलरेडी इंप्लॉयड होंगे। सर एक बात बताओ, अगर आपके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज आर 100% इंप्लॉयड होंगे, फिर तो तुम्हारे अकॉर्डिंग सप्लाई कभी इंक्रीज हो ही नहीं सकती। फिर तो आई थिंक सो +1 में भी बताया गया था कि हम लोगों की जो डिग्रीज होती हैं, अगर सप्लाई इंक्रीज हो ही नहीं सकती, फिर तो इनके अकॉर्डिंग सप्लाई कर्व क्या होएगी, वर्टिकल। वर्टिकल या जिसको बोलते हो पैरेलल टू द वाई एक्सिस। उसका कारण सर इनइलास्टिक। क्यों, आपने खुद ही कह दिया कि हमारे अकॉर्डिंग तो जी जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड होते हैं। तो जब आपने उसको फुली एम्प्लॉयड बोल दिया, तभी तो कहा फुल एम्प्लॉयमेंट इज द नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग टू चले, फिर तो आपके पास एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने का कोई भी जरिया है ही नहीं, क्योंकि जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे सारे के सारे आप क्या कह रहे हो जी, 100% एम्प्लॉयड है। तो जब रिसोर्सेज आपके 100% एम्प्लॉयड हैं, मतलब फिर तो तुम्हारे अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कभी इंक्रीज की ही नहीं जा सकती। ये इनके मानने थे जो क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग टू चलते थे। एंड द प्रॉब्लम पहले कभी नहीं आई, आप कह दें डायरेक्टली, ये प्रॉब्लम डायरेक्टली यही सारी थिंग्स हमें गलत प्रूव हुई कब, 1929। और जब इकोनॉमी में डिप्रेशन देखा गया, एट दैट टाइम ये सारे डिसीजंस जो इनके थे, ये सारी जो इनकी सोच थी, स्कूल ऑफ थॉट, ये गलत पाया गया। इनका कहना कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं चाहिए, मैं कहा चलो नहीं चाहिए होगी, आपने कहा। फिर अब इकोनॉमी किसके अंदर जा चुकी है, अब कहो अपने प्राइवेट सेक्टर को, कहो अपने जो मार्केट फोर्सेस हैं कि इस इकोनॉमी को दोबारा प्रॉस्परस करें, इस इकोनॉमी को दोबारा रेज करें, बताओ उनको। अब एक सिंपल सा पॉइंट बताओ, चलो अच्छा छोटा सा पॉइंट एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं। अगर आप कह रहे हो जी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं चाहिए, चलो डन। अगर स्टेज आपकी डिप्रेशन की हो जाए, इकोनॉमी बिल्कुल फॉल डाउन कर जाए, क्या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यस और नो? नो, व्हाई? मार्केट तो ऑलरेडी डाउन है। मार्केट में तो डिमांड क्या हुई पड़ी है,
जीरो छोड़ो, नेगेटिव। नहीं, एक बात बताइए, जिस इकोनॉमी के अंदर डिमांड आपकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, डिप्रेशन की स्टेज आ चुकी है, डिप्रेशन की स्टेज आती क्यों है? जब लोग पैसा खर्च करना क्या कर देते हैं, बंद। फिर तो सर मेरी आई थिंक सो ये वाली चेन नहीं काम आएगी जो पहले लिखी थी, कि अगर लोगों ने पैसा खर्च करना बंद ही कर दिया, फिर तो उससे क्या होगा, डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट, एंड हेंस इनकम। तभी तो मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है, डिप्रेशन। फिर मैंने कहा केन्जियन पर्टिकुलर, जो लॉर्ड जेएम केन्स, इन्होंने कहा कि बताओ अपने क्लासिकल्स को बुलाओ, करवाओ। आप तो कह रहे थे कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, हाँ बिल्कुल नहीं होती, ले आओ फिर इस इकोनॉमी को बाहर। जो इकोनॉमी आप लोगों की डिप्रेशन की स्टेज में चली गई, अब करो इसको करेक्ट। और आप तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम हो भी गया, वैसे तो होगा नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बात, कि क्लासिकल्स का मानना कि वैसे तो जी हमारे यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहता है, ऑल टाइम रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होते हैं, मार्केट में कभी एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होती नहीं। अगर कभी होती है, इन केस, मार्केट अपने आप को रीएडजस्ट कर लेती है, तुम दोबारा फिर किस में आ जाते हो, इक्विलिब्रियम में। मैं क्या, फिर अब करो ना, अब डिप्रेशन आ तो गया, अब लाओ स्टेज इसको बाहर, लाओ दोबारा बूम पीरियड। फिर सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग, सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स क्या कर गए, बैकआउट कर गए। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टर एक ऐसी चीज है, आप और मैं एक ऐसी चीज है पर्टिकुलरली, मार्केट में अगर उछाल दिखेगा, मार्केट में अगर प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी, तो मैं पैसा क्या करूंगा, इन्वेस्ट। और इधर से इकोनॉमी में क्या आया पड़ा है, क्या तुम इन्वेस्ट करोगे? बीइंग एन इन्वेस्टर, आप अपने पॉइंट से सोचो, क्या एक ऐसी इकोनॉमी जो डिप्रेशन में है, क्या तुम कभी पैसा इन्वेस्ट करोगे? कहते फिर सर मार्केट को बूस्टअप कौन करेगा? अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही, ऐसी डिप्रेशन की स्टेज चलती रही, फिर तो इकोनॉमी आपकी खत्म है। फिर तो बहुत जल्द ही बहुत बड़े लेवल का विनाश देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है। कहते बुलाओ ना अब अपने क्लासिकल्स को, जो मानते थे वो तो बहुत बड़ी बातें करते थे, अब कहाँ गए सारे? फिर जाकर केन्जियन थियरी सामने आई पर्टिकुलरली, कहते सर इनका मानना ही गलत है। ये कह रहे हैं कि मार्केट फोर्सेस सब कुछ है, सब कुछ नहीं है। गवर्नमेंट भी अपने आप में कोई चीज होती है। द ओनली थिंग इज, द ओनली पर्सन इज हु विल ब्रिंग दैट इकोनॉमी, जो इस इकोनॉमी को डिप्रेशन की स्टेज में से, इस दलदल से बाहर लेकर आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है, एंड दैट पर्सन इज बेसिकली गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, एक नया वर्ड आप लोगों के लिए, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट मींस बिना किसी इनकम मोटिव के, बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के, कुछ ना कुछ पैसा एक चिंगारी की तरह हल्का सा मार्केट में फेंकती है, ऑल ओवर द, ऑल ओवर द इंडिया। लेआउट अलग अलग जगह पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू कर देती है, कोई 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, ताकि मार्केट को एक हल्का सा क्या मिले, बूस्ट। और इसी बूस्ट से, क्योंकि मार्केट को तो प्राइवेट सेक्टर किस डायरेक्शन में बैठे होते, किस इंटेंशन में बैठे होते, कि पहले आप लगाओ पैसे, पहले आप लगाओ पैसे। क्यों? हर कोई चाहता है कि मैं पहले रिस्क क्यों लूं, मैं पहले इनिशिएटिव क्यों लूं, जिसके चक्कर में सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स मार्केट से क्या हो गए, बाहर। क्योंकि स्टेज कौन सी चल रही है, डिप्रेशन। फिर गवर्नमेंट आती है, फ्रंट फेस पे आती है, गवर्नमेंट लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट करती हुई, कोई 100, 200, 500 करोड़ लगाती हुई, एक मार्केट को हल्का सा क्या देती है, बूस्ट। अब जब मार्केट में कुछ पैसा एंटर करेगा, डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज। डिमांड इंक्रीज करेगी, मार्केट में क्या आएगा, उछाल। तब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स फिर एंटर कर जाते हैं, फिर जाकर मार्केट आपकी दोबारा स्टेज में चली जाती है। तभी इसी स्टेज के बाद आपने अगर देखा हो, हमने कल कुछ इस तरह बनाया था, एट प्रेजेंट आपका कौन सी स्टेज पे है, दिस वन इज डिप्रेशन। अपने को अगर दोबारा इसको ऊपर की स्टेज पे लेके जाना है, तो मुझे इस इकोनॉमी की क्या करवानी पड़ेगी, रिकवरी करवानी पड़ेगी। एंड उस रिकवरी को करवाने में द ओनली पर्सन जो सामने आता है, वो कौन होती है, गवर्नमेंट। नहीं, अदरवाइज आज गवर्नमेंट का स्टेक बाहर निकाल दो, आप इंडिया लेवल पे नोट डाउन करो, गवर्नमेंट का कितना की रोल प्ले आज की डेट में रह गया, 2 से 5%, 95% ऑफ द काम तो सारे क्या हो चुके हैं, प्राइवेटाइज्ड हो चुके हैं।
गवर्नमेंट कितना रोल प्ले आज की डेट में कर रही है, पर जितना भी कर रही है जरूरी है। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% प्राइवेटाइजेशन कर दो, फिर ये स्टेज आपको दोबारा देखने को मिलेगी। ये बहुत जल्द दोबारा आपको देखने को मिलेगी, जब इंडिया लेवल पे थिंग्स वर्स होनी शुरू हो जाती हैं, देन गवर्नमेंट ही है जो सामने स्टैंड लेती है, गवर्नमेंट ही है जो इस इकोनॉमी को बचाती है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। अब अपने अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए सर, मेरे अकॉर्डिंग तो पर्टिकुलरली जो आज की टाइप ऑफ इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट ने स्ट्रेस किया, गवर्नमेंट ने बार बार इस बात पे जोर दिया, स्ट्रेस किया कि सर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। और पहली बात इनका जो मानना, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल, कोई नॉर्मल फीचर नहीं है। हर कैपेसिटी, हर इकोनॉमी के अंदर लिटिल बिट कैपेसिटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एंड जब रिसोर्सेज फिर मेरी ओर से भी 100% लग जाएंगे, देन आई कैन से दैट सप्लाई इंक्रीज नहीं की जा सकती, बट नॉट बाय डिफॉल्ट, जो क्लासिकल्स का कहना था। ऑलरेडी ऑलरेडी कुछ नहीं होता। तो मतलब इनके मुताबिक, इनके केन्जियन के मुताबिक जो सप्लाई कर्व होगी, वो किस तरफ होगी सर? पहली बात तो सप्लाई कर्व क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग। अब पहले वाले में आपने क्या बनाई, वर्टिकल। वर्टिकल होने का कारण, वर्टिकल होने का कारण एज पर क्लासिकल्स बिलीफ रिसोर्सेज वर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड। और जब रिसोर्सेज आपके डे वन से फुली एम्प्लॉयड होंगे, फिर तो जो भी प्रोड्यूस हो रहा है मैक्सिमम वही प्रोड्यूस होगा, इसको आगे इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं। बट केन्जियन का मानना कहता सर कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है, कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है जहां पे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होंगे। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। आप भले ये कह दो 99% एम्प्लॉयड है, 1% कैपेसिटी है, होगी। चाहे बेशक 1% कैपेसिटी हो, बट हर इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड होते हैं। अब जब इन्होंने ये वर्ड कहा था कि आप लोगों ने बिलीव करा इस बात पे कि फुल एम्प्लॉयमेंट होती होगी, जितने रिसोर्सेज सारे एम्प्लॉयड, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, कोई रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड नहीं है, मतलब ही नहीं बनता सर। यही इन दोनों के बीच में क्या थे, डिफरेंसेस थे। तभी इन्होंने क्या कहा सर, मेरे अकॉर्डिंग तो सप्लाई कर्व पहले क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग। यस, सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड टिल, कब तक इंक्रीज की जा सकती है, जब तक रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड नहीं होते, तब तक सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है। और जब हाँ मेरी ओर से भी रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, फुली एम्प्लॉयड हो जाएंगे, फिर मेरे पास भी कुछ नहीं है, मेरे पास भी सप्लाई कर्व क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। बट कम से कम इनिशियल स्टेज पे देख, इनिशियल स्टेज पे यस सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड। हाँ बट जब रिसोर्सेज आपके क्या हो जाएंगे फुली, तब मेरे पास भी सप्लाई क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। पर मैं कम से कम क्लासिकल जैसा तो नहीं हूं, जो क्लासिकल्स का मानना था क्या, ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड, देयर इज नथिंग टू बी प्रोड्यूस एक्स्ट्रा, हमारे पास तो कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है। सर ऐसी कोई इकोनॉमी होती ही नहीं। नाउ लिखिए जी, हेडिंग दो इन्हीं बातों को पर्टिकुलरली, टू स्कूल ऑफ थॉट्स। हेडिंग दो जी, टू स्कूल ऑफ थॉट्स। टू स्कूल ऑफ थॉट्स, देयर आर, देयर आर two school of thoughts, there are two school of thoughts which describe macroeconomics, which describe macroeconomics। अब जो भी कंटेंट लिखोगे ध्यान से लिखना, आफ्टर दैट आप लोगों से साथ साथ सुनूंगा भी। जो जो कंटेंट है जितना बार बार आप रिवाइज करोगे, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्लीज सुनने का काम मत करो। क्लियर, बार बार इसको चीज को बाहर निकालो, जितना इसको बोलते रहोगे लिखते रहोगे, सेकेंड टाइम तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी दे सकता हूँ। बट अगर हाँ सिर्फ सुनने का काम करेंगे, देन आपको मेहनत उतनी डबल ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर जो जो चीज पूछ रहा हूं बी पार्टिसिपेटिव, साथ साथ चलते रहिए। क्लियर, सबसे पहला लिखिए नंबर वन, नंबर वन, द क्लासिकल स्कूल, द क्लासिकल स्कूल। लिखो जी,
Economists like Adam Smith, James Mill, Marshall, Pigou, 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 and Ricardo advocated advocated Ricardo advocated for pre-economy. क्या वर्ड अंडरस्टैंड हो रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री इकोनॉमी? फ्री इकोनॉमी मींस एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती। तो इन्होंने जो वकालत करी, एडवोकेटेड का मतलब होता है वकालत करना। इनका जो मानना था, इनका जो कहना था, इन्होंने तो वकालत कर दी कि गवर्नमेंट की कोई नीड नहीं है सर, फ्री इकोनॉमी चलने दो, मार्केट फोर्सेस अपने आप में समझदार हैं, अपने आप ही डिमांड सप्लाई अपना रास्ता खुद तय करेंगी, हमें बीच में आने की क्या जरूरत, गवर्नमेंट को बीच में आने की क्या जरूरत, ऑटोमेटिकली मार्केट अपने आप को क्या करेगी, एडजस्ट करेगी और इक्विलिब्रियम आपका स्टक होता रहेगा। तो इनका मानना तो ये था। तो इन्होंने जो एडवोकेसी दी, किस बात की दी सर? फ्री इकोनॉमी। बट केन्जियन का मानना कहते हैं सर फ्री इकोनॉमी से काम नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट का भी पैरेलली होना। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा अकेला गवर्नमेंट का ही होना, गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर के साथ में होना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम ये नहीं कहेंगे कल्ले प्राइवेट सेक्टर वाले चला पाएंगे, अकेले गवर्नमेंट सेक्टर वाले चला पाएंगे, बट इतना जरूर कहा गया प्राइवेट वालों के साथ साथ गवर्नमेंट का भी होना जरूरी है। लिखिए नेक्स्ट, फुल स्टॉप। इट इज एन इकोनॉमी, it is an economy in which the government in which the government does not interfere, does not interfere in the areas of production, consumption and investment. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल what this is called as production, consumption and investment, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड जो इनके डिसीजन मेकर होते हैं, जो इनका डिसीजन लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एजेंट्स, कॉल्ड एज इकोनॉमिक। एंड दैट इकोनॉमिक एजेंट माइट बी इंडिविजुअल, माइट बी सम इंस्टीट्यूशंस। हाँ, मैक्रो लेवल पे लाइक आरबीआई, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये भी तो अपने आप में इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी मैक्रो लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे मनी सप्लाई को लेकर डिसीजन लेती है। सो इन चीजों की डिसीजन मेकिंग को लेकर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एजेंट्स। और इन एक्टिविटीज को ही वर्ड क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर? इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, फुल स्टॉप, full stop, decisions regarding what to produce, comma, how to produce and for whom to produce, for whom to produce are determined by are determined by the market forces, determined by the market forces of demand and supply, the market forces of demand and supply, full stop. Profit maximization, profit maximization is the
मेन मोटिव ऑफ द प्रोड्यूसर्स, मेन मोटिव ऑफ द प्रोड्यूसर्स, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। द क्लासिकल्स या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स believed that believed that resources are always fully employed, resources are fully employed and full employment full employment equilibrium, ब्रैकेट में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मींस जहां पे एडी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एस। अब पॉइंट ये है कि +1 लेवल पे आप लोगों ने सिर्फ जो इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया, वो मार्केट इक्विलिब्रियम जो फाइंड आउट किया, वो एक छोटे स्केल पे था। अब पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम अगर फाइंड आउट करना है तो वहां पे टर्म्स कंडीशन वही रहेंगी। इक्विलिब्रियम कहां पे स्ट्रक करेगा, +1 में अकेला वर्ड क्या बोला था, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। यहां वर्ड क्या आ गया, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम is the normal feature is the normal feature of this economy, normal feature of this economy, full stop. If there is disequilibrium, if there is disequilibrium, comma, it will be short lived. What do you mean by short lived? कुछ टाइम के लिए, कि मतलब सर कोई बहुत लंबा समय आपको देखने को नहीं मिलेगा कि डिसइक्विलिब्रियम रहेगा ही रहेगा। मार्केट फोर्सेस अपने आप को क्या करेंगी, रीएडजस्ट करेंगी, एंड आप दोबारा फिर किस में आ जाओगे, इक्विलिब्रियम। तभी तो मैंने वर्ड बोला फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल फीचर। हमारे यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ऑल द रिसोर्सेज आर ऑलवेज, मेन वर्ड पंगा खड़ा किसने करा, ऑलवेज, कि ऑल टाइम रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड। तो केन्जियंस का यही मानना तो था कि सर ऐसी कौन सी इकोनॉमी है, ये तो बता दो आपने कौन सी ऐसी इकोनॉमी देख ली जहां पे रिसोर्सेज आपको 100% इंप्लॉयड मिले हैं। अच्छा, नॉट ओनली फुल्ली इंप्लॉयड, इनका और मानना ऑप्टिमली इंप्लॉयड, कि जहां भी लगे हुए हैं एट इट्स बेस्ट लगे हुए हैं। अब सर ये वर्ड जब ऑलवेज कहना, ये तो अपने आप में फिर गलत चीज है। ऑलवेज वर्ड नहीं कह सकते, यूजुअली कह सकते हो तो मैं मान भी लेता, बट आपने वर्ड क्या कहा, जहां भी लगे होंगे हमेशा सही जगह लगे होंगे और हमेशा पूरे लगे होंगे। फिर तो तेरे अकॉर्डिंग भाई ऐसी टाइप ऑफ इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना कभी भी पॉसिबल, क्यों, रिसोर्सेज तो ऑलरेडी इंप्लॉयड है। बचेंगे तभी कुछ लगाऊंगा, यहां तो बचने का नाम ही नहीं ले रहे आप लोग। आगे लिखिए, इट विल बी शॉर्ट लिव्ड एंड विल बी corrected will be corrected by the market forces market forces through the automatic mechanism। अब पॉइंट ये, चलो जितना कुछ भी इन्होंने कहा, जितना कुछ भी इन्होंने बताया, सब कुछ ठीक चल रहा था। हाँ, जब तक कुछ वर्स नहीं आता, हालात बुरे नहीं होते, कोई ऐसी सिचुएशन सामने नहीं आती, हमें भी बातें अच्छी लग रही थी कि हाँ जी इनका मानना सही होगा, इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं पर्टिकुलरली, कुछ तो ही सही कहा होगा। बट जब बात आई ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 की, तब इनके बिलीफ, जो कुछ भी आप लोगों ने यहाँ पे क्रक्स पढ़ा है इसका, ये सब कुछ रिवर्स पाया गया, उल्टा पाया गया, कुछ भी वर्कआउट ना करे। एंड ऊपर से इकोनॉमी फेल डाउन किसमें होगी, डिप्रेशन में। और ऊपर से इधर वालों ने क्या बोल दिया कि ये तो फ्री इकोनॉमी है, एंड फ्री इकोनॉमी मतलब जहां पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं, फिर ले आओ अब इकोनॉमी को बाहर। तब तुम्हारे बिलीफ कहाँ गए, तब तुम्हारी ये सारी सोच, तुम्हारी थियरीज कहाँ गई, फिर तो कुछ भी वर्कआउट नहीं करा।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना शुरू हो गया, प्रोडक्शन डे बाय डे फॉल करनी शुरू हो गई, और ये सारी चीजें लिंक्ड अप विद द वन वर्ड है क्या? इनकम। एंड ओवरऑल मार्केट में, ओवरऑल इकोनॉमी में इनकम लेवल्स क्या होने शुरू हो गए? डाउन। नहीं फिर ठीक है, फिर अब आपने कर लो ना, आप तो इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हो, तो आप लोग कहाँ से फेल हो गए? तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कहते हो कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं चाहिए। टू समवट एक्सटेंट इट इज नीडेड। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर दो, बट टू समवट एक्सटेंट गवर्नमेंट भी कुछ चीज है। गवर्नमेंट भी तो अपना कोई रोल प्ले अदा कर रही है। फिर या तो बिल्कुल ही साइड पे कर दो, फिर बचा लेते 1929 में इकोनॉमी, तब बचा नहीं पाए। तब जाकर सेकंड थॉट आया, सेकंड स्कूल। लिखिए जी, द केन्जियन स्कूल। स्पेलिंग सही लिखना, द केन्जियन स्कूल। लिखो जी, दिस स्कूल ऑफ थॉट इज, दिस स्कूल ऑफ थॉट इज एडवोकेटेड बाय, किसके द्वारा? लॉर्ड जे एम केन्स। इन्हीं के थॉट के कारण ही, इन्हीं के थॉट के कारण ही इस टाइप ऑफ ब्रांच को द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से इनको जाना गया पर्टिकुलरली। और इन्हीं की दी गई थियरीज को शॉर्ट वर्ड में क्या कहा जाता है? केन्जियन थियरी। और हमारा सिलेबस, हमारा कंटेंट नेक्स्ट आगे पूरी मैक्रो, हम जो डील करने वाले हैं वो एज पर केन्जियन थियरी ही करने वाले हैं। मैं इसकी रेफरेंस कर ली, आज ही नहीं, आने वाले टॉपिक्स में भी बार बार आपसे पूछूंगा कि चैप्टर 1 में हमने दो स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े थे, और उन्हीं में से द सेकेंड वन कौन है? द केन्जियन स्कूल। द केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़िए, बाय लॉर्ड जे एम केम्स, फुल स्टॉप। After the Great Depression of 1929, after the Great Depression of 1929, there was worldwide depression, full stop, worldwide depression in USA। इसको अपन ना थोड़ा से करते हैं, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 देयर वाज अ वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन। मैं इसमें कंटेंट नहीं कवर कर रहा, एक क्वेश्चन आपको लक्ष्य दूंगा इसके बाद, एक्सप्लेन द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो जो कंटेंट है, जितना हमें क्वेश्चन पॉइंट से चाहिए वहां काम आ जाएगा, जो स्कूल ऑफ थॉट्स के पॉइंट से चाहिए यहां काम आ जाएगा। तो इधर की कुछ लाइंस मैं क्वेश्चन फॉर्म में अलग से दूंगा, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे जस्ट इतना, यूएसए में जब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 आए, तब जाकर क्लासिकल्स का बिलीफ फेल हुआ, केन्जियन की एंट्री हुई, और इनके मानने जो नेक्स्ट आगे थे, जो अपन लिखने जा रहे हैं। और पहली बात आप एक समझो, यूएसए में डिप्रेशन आना मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पे डिप्रेशन आना। क्यों? ऑल द इकोनॉमीज आर रिलेटेड टू क्या है? यूएस। अभी भी जो अपन आज की, कल परसों की बात कर रहे थे कि सर ये जो वॉर वाली सिचुएशन अभी तक कंट्रोल नहीं हो रही। अगर पहली बात तो अगर वॉर होती है, कितनी कंट्री का, पहली बात तो जिन कंट्रीज में लड़ाई हो रही है उनका कितना नुकसान होगा, उनका कितना डेट पार्ट बढ़ेगा। एंड पूरी कंट्री कल को रीहैब में चली जाएगी, दोबारा कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, कितना खर्चा पानी होगा। एंड वो कंट्री ऐसी कंट्री है जिसके साथ वर्ल्ड वाइड क्या होते हैं? ट्रेड होते हैं। देन वो अपने ट्रेड क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। ये पीछे नहीं हुई थी टैरिफ वॉर? यूएस ट्रंप ने पर्टिकुलरली कभी इस पे 200% लगाएंगे, कभी चाइना पे इतना लगाएंगे, कुछ ना कुछ चलता रहता, कुछ ना कुछ गोइंग ऑन है। अब ये चीजें सारी लिंक्ड अप विद द क्या होती हैं? यूएस इकोनॉमी। और अपनी इकोनॉमी भी काफी हद तक तो डिपेंड किसके ऊपर करती है? यूएस इकोनॉमी। हमारी आधी से ज्यादा शेयर मार्केट तो किसके कारण हिली हुई है? जब पे से यूएस इकोनॉमी हिली हुई है। अब जितना उनका कहीं ना कहीं अनसर्टनिटी दिखेगी, उन्हीं के साथ रिलेटेड कौन है? अदर कंट्रीज। देन सबको ही वो सेटबैक झेलना पड़ेगा, सबको ही वो बुरे दिन देखने पड़ेंगे। दैट इज द थिंग। तो वहां पे क्या हुआ, लिखे, हाँ जी,
Keynesian observed that, या Keynes observed that the classical belief was not working. The classical belief was not working, full stop. Unemployment continued to persist. Unemployment continued to persist, full stop. Accordingly, he suggested that the government must interfere to correct disequilibrium, full stop. He stressed जोर देना, he stressed that government intervention government intervention is required in the areas of production and investment to correct underemployment equilibrium by creating new job opportunities अब इसकी लैंग्वेज अगर आप ध्यान से पढ़ो, इन्होंने तो फ्री इकोनॉमी के बारे में कोई अपने आप में सुजेशन नहीं दिया। ये तो साफ कह रहे हैं जी गवर्नमेंट इंटरवेंशन अपने आप जरूरी है। अगर आप अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो रोल प्ले बनता है वो गवर्नमेंट को अदा करने दो, गवर्नमेंट को पूरा करने दो। प्राइवेट सेक्टर जो मर्जी करे, मैं तो कह रहा हूँ 99% इकोनॉमी कौन चलाए? प्राइवेट सेक्टर चलाए, बट फिर भी 1% रोल किसका बनेगा? गवर्नमेंट का। अगर आप कहते हो जी बिल्कुल ही पत्ता साफ कर दो, गवर्नमेंट तो हमें चाहिए ही नहीं, फिर भाई डिप्रेशन की स्टेज में क्यों याद करते हो? तब क्यों याद करते हो कि इकोनॉमी को रिकवरी में कौन लेकर आएगा, इकोनॉमी को दोबारा बूम पीरियड में मार्केट में पैसा कब देखने को मिलेगा? फिर गवर्नमेंट को क्यों याद करते हो? तो हमारे अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट नीडेड है जी, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं रोल प्ले इनका भी बनता है। मार्केट को दोबारा इक्विलिब्रियम की स्टेज में लाने के लिए गवर्नमेंट ही है जो अपने एक्शन क्या करती है? टेकअप करती है। इनको भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी में लाना पड़ेगा। आप प्योरली नहीं कह सकते कि प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट आर द मार्केट फोर्सेस डिसीजन। इतना भी मार्केट फोर्सेस कंट्रोल नहीं कर सकती। बाकी जो भी करो, बट इनका रोल प्ले इनके पास रहेगा। फिर यहां से बात आती है कि चलो अगर आपने एक थोड़ा सा शॉर्टकट लगा लिया, मैंने डिप्रेशन वर्ड बीच में यूज नहीं करा, क्वेश्चन फॉर्म में लिखो यहां पे क्वेश्चन। एक्सप्लेन द ग्रेट डिप्रेशन, एक्सप्लेन द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। एक्सप्लेन द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। लिखे जी, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 affected the
developed economies, affected the developed economies like USA, Europe, etc. USA, Europe, etc. Full stop. During this period, during this period, comma, output and employment, output and employment fell by huge amount. Output and employment fell by huge amount. Full stop. The aggregate demand, the aggregate demand was low, comma, many factories were lying idle, free, comma, workers were thrown out, workers were thrown out of jobs, लोगों को काम से निकाल देंगे। अब जैसे पर्टिकुलरली कोरोना टाइम पीरियड में लगा लो, ठीक है ना, या डीमोनेटाइजेशन पे टाइम पे लगा लो, अपन तो फिर भी 1929 की बात कर रहे हैं। अब लेटेस्ट लगा लो, कितने सेटबैक लगे। अब डीमोनेटाइजेशन में कितने लोगों को पर्टिकुलरली काम से निकाला गया, क्योंकि सर बहुत सारी इकोनॉमी, जैसे अपन कहते हैं ना आज की डेट में कि सारी इकोनॉमी आपके डिजिटाइज्ड हो चुकी है, सारी नहीं हुई। आज भी कैश इकोनॉमी पैरेलली क्या करती है, प्रिवेल करती है। आज भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कैश इकोनॉमी से ही क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं। अगर तुम कह दो कि सारे बिजनेसेस में एक नंबर का पैसा लगा हुआ है, ब्लैक इकोनॉमी साथ साथ प्रिवेल करेगी ही करेगी, कैश इकोनॉमी साथ साथ प्रिवेल करेगी ही करेगी। तभी तो डे बाय डे ये डीमोनेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट दो बार ला चुके, समझे, दो बार। पहली बार तो कब लाए, जो 8 नवंबर 2016, जो 500 और 1000 के वो बदले। उसकी जगह किसको लेकर आए, 500 का नया लेकर आए, 2000 का नया लेकर आए। अब दोबारा फिर एक हो चुकी है, कौन सी, 2000। अब तीसरी की तैयारी है, 500 की, ये भी वापस जाएगा। डे बाय डे सर्कल में से इसको कम करना, आप क्या कर देंगे, इसको ना बंद नहीं करेंगे, इसकी शॉर्ट सप्लाई कर देंगे। जब मार्केट में 500 का नोट ही नहीं होगा, कैश डे बाय डे बैंक को पीछे से इंस्ट्रक्शंस होगी, 2000 का क्या करा, बंद थोड़ी करा, शॉर्ट सप्लाई में कर लिया। शॉर्ट सप्लाई में धीरे धीरे बैकएंड से मार्केट में रखे ही बहुत कम, एंड सडनली एकदम से क्या बोल दिया कि सर आफ्टर दिस डेट, 30 सितंबर शायद डेट आई थी, 30 सितंबर के बाद पर्टिकुलरली ये नोट एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। 3-4 महीने पहले ही बता दिया था कि कर लो जिसने कन्वर्ट करने, और जिसने एक्सचेंज करवाने हैं हमारे पास ले आओ, बैंक के पास ले आओ, हम आपको कन्वर्ट कर देंगे। बट जब आप कन्वर्ट करवाने जाओगे, हिसाब भी तो पूछेंगे कि भाई कहां से लेके आए, 2 लाख रुपए लेके घूम रहे जेब में, कहां से लेके आए इतने नोट। फिर इनकम टैक्स रिटर्न क्या कह रही है, काम क्या करता है, 100 सवाल पूछेंगे। अब तीसरी की भी तैयारी चल रही है कहीं ना कहीं बैकएंड पे। पहले इन्होंने क्या करा ना, 2000 का वापस खींचने के लिए 500 की सप्लाई बढ़ा दी। एटीएम्स में नए नोट मिला करें 500 के, नई गद्दी, बिल्कुल फ्रेश। क्यों, उसकी एक्सेसिव सप्लाई कर दी, 2000 का वापस खींच लिया। अब धीरे धीरे 500 के ऊपर भी ये क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जैसे यूएस की इकोनॉमी में मैक्सिमम डिनोमिनेशन क्या है, $100, $100 से ऊपर नोट है ही नहीं। ऐसे ही अपनी इकोनॉमी में पर्टिकुलरली ये आने वाले, अगर ये 5 साल और आ गए, 10 साल और रह गए, अगला नेक्स्ट ऑन स्टेप यही होगा, ये 500 का नोट भी क्या करेंगे, बाहर। काफी हद तक तो लोगों को आदत पड़ चुकी, अपने जैसों को भी, आपको भी पर्टिकुलरली, आप कैश कैरी कम करते हैं, बस मोबाइल कैरी होना चाहिए एंड उसमें चार्जिंग होनी चाहिए। द थिंग इज दिस, और आपको आज की डेट में फिजिकल कैश की इतनी जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आप क्या देखते हो कि बस मोबाइल है, कोई बात नहीं, पेटीएम कर दूंगा, जीपे कर देंगे। तरह तरह के नेक्स्ट ऑन पेमेंट मोड्स आजकल बना दिए गए, एप्स बना दी गई,
उसका कारण है कि लोगों को कैश में डील करना धीरे 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 क्या करना चाहिए, कम। अब आप नॉर्मली छोटी से छोटी पेमेंट भी जो है वो सारी किस पे करते हैं, बाय पेटीएम, बाय गूगल पे। अब जितना ये इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैश में नहीं डिजिटाइज्ड वे से होगा, उतना सबको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा। पहली चीज, आपने अगर खर्च करने हैं तो तेरे पास भी बैंक में पैसे होने चाहिए। अच्छा, जिसके पास जाएंगे उसके भी कहां जाएंगे, बैंक में जाएंगे। और जितनी बैंक में एंट्रियां जाएंगी सबका हिसाब देना पड़ेगा, तभी सीए काम आएंगे, हम लोगों का काम आएगा, अपने लोगों का काम आएगा। क्यों? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। जो रिकॉर्ड्स आप लोग मेंटेन करते हो अकाउंट्स में, वही कुछ तो हम करते हैं। जो +1 में तुम लोग जर्नल लेजर मेंटेन करते थे, वही काम तो हम लोग करते हैं। हाँ, हम लोग करते हैं थोड़ा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, आप लोग इसमें करते हो भी मैनुअली। पर किसी वक्त तो मैनुअली हमने भी करा, तभी सॉफ्टवेयर में डालना आया कहाँ पे क्या एंट्री डालनी कैसे है। अब हमने प्रैक्टिकली अगर कह दें, हमें सिर्फ कल जर्नल डालना पड़ता है, लेजर, ट्रायल, बैलेंस शीट एंड ऑल सब कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपना बना के दे रहा है। आप करो सर हम +1 में बना बना थक गए, इतने रजिस्टर भर दिए, लेजर बनाए, ये करा वो करा। हमें भी तो पता होना चाहिए कि वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे रेडी कर रहा है, कहीं को गलती तो नहीं है, कहीं मैंने इनपुट गलत तो नहीं दे दी। फिजिकल प्रैक्टिस तो हमने भी बहुत करी है, तो जाकर वो काबिल हुए हैं वो सॉफ्टवेयर यूज करने में। तो दैट इज द थिंग। अब डे बाय डे इनका तीसरा पॉइंट वही चीज चल रहा है। देखो जी, कोई भी इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी मैंने पहले भी बताया था, 3 मेन इन्वेस्टमेंट्स में चलती है। 3 मेन कोर एसेट्स में आपकी पूरी इकोनॉमी रन कर रही है। वन इज कैश, सेकंड इज गोल्ड, एंड थर्ड इज प्रॉपर्टी या नंबर 4 शेयर मार्केट। मोस्टली पर्टिकुलरली आपका जितना पैसा इंडिया का है ना, वो सारा का सारा पैसा रोटेट किन में कर रहा है, इन चार चीजों में। कहीं भी कोई पैसा आ रहा है। अब गोल्ड की वैल्यू डे बाय डे बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, बट हाँ ओवर द टाइम तो इंक्रीज ही हुई है, कल 4-6 महीने छोड़कर। इसमें तो फ्लक्चुएशंस बहुत आ गई, मार्केट बेस्ड है, वर्ल्ड वाइड क्या कुछ देखने को मिल रहा है, दैट इज। बट अगर मैं कंपेयर करूं पिछले 2 साल से, डबल से ऊपर हुआ है बेटा, डबल से ऊपर। बैंक में पैसा देते हो ना एफडी के लिए, तकरीबन तकरीबन 10 साल में जाके डबल होता है, आजकल तो 10 से भी ऊपर हो गया, 12 साल में पैसा डबल। और यहाँ ये गोल्ड की इकोनॉमी, इसका कोई नहीं पता। अगर मैं सिल्वर मार्केट कह दूं, उसका तो बिल्कुल नहीं पता। दिनों में पैसे बन भी गए, दिनों में पैसे खत्म भी हो गए। क्यों? ये मार्केट बेस्ड। अब तीसरी इकोनॉमी जो चलती है पैरेलल, वो चलती है शेयर मार्केट। अच्छा, शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट अलग अलग तरह की है, फ्यूचर्स मार्केट, कई तरह की मार्केट्स हैं, उनमें जो ट्रेडिंग है। क्योंकि सिंपल सी बात है सर, हर बंदा कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करता रहता है। अब मैं कह दूं जी, आप सिर्फ इनकम कमा रहे हो, इनकम के साथ साथ कंजम्पशन तो करोगे ही करोगे, अपनी डिमांड्स को तो पूरा करोगे ही करोगे, बट एट सम एज कहीं ना कहीं आप सेविंग्स भी तो करोगे। मैं कह दूं जी, मान लो सपोज क्या आज के डेट में कोई ऐसा पर्सन की 100 रुपए कमाए, 100 रुपए खा गया, नहीं सर। वो 100 रुपए कमाएगा, बट 100 खर्च नहीं करेगा। वो उसमें से कुछ पार्ट क्या करेगा, सेव करेगा ही करेगा फॉर हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी। चाहे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाए, चाहे शेयर मार्केट में पैसा लगाए, चाहे गोल्ड में लगाए, चाहे प्रॉपर्टी में लगाए, किसी में लगाए, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा करेगा। तो थिंग्स मैक्रो लेवल पे इस तरह कनेक्टेड होती हैं। कोई भी बिगेस्ट चेंज इकोनॉमी लेवल पे आना, तुम्हारी पूरी इकोनॉमी को, मन करे ये नहीं पता पूरी इकोनॉमी को सेटबैक देके चला जाए। अब जैसे डिप्रेशन हुए, एग्रीगेट डिमांड वो लो होगी, फैक्ट्रीज वेली पड़ी। अलग है तो मशीन चला के करें क्या, प्रोडक्शन बना के करें क्या, माल तो बिक नहीं रहा, जो बना पड़ा है वो तो बिक नहीं रहा, नया बनाकर मैं भी क्या करूंगा। आप थोड़ा प्रोड्यूसर के एंगल से सोचो ना। आपका तो एज अ कंज्यूमर बोल देते हैं नहीं जी मैंने चीज नहीं लेनी। तो भाई तुम लोग अगर परचेज नहीं करोगे, तो प्रोड्यूसर बनाकर क्या करेगा, किसके लिए प्रोडक्शन करेगा। हमें ये भी तो देखना पड़ता है पर्टिकुलरली कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट मैं क्या करूंगा, अपने रिसोर्सेज लगाऊंगा और प्रोडक्शन क्या करूंगा, तैयार करूंगा। लाइक कितने फेस्टिवल्स में ऐसा होता है, पर्टिकुलरली प्रोड्यूसर
प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन बना के रख लेते हैं, एक्सपेक्टेड डिमांड कि इस बार ये होगा। बट किसी को क्या पता होता है कि इस बार ट्रेंड मान लो चेंज हो गया, लोगों का पैटर्न चेंज हो गया, एंड उनकी बनाई हुई प्रोडक्शन सारी क्या हो जाती है, वेस्ट। अब इतना माल बना पड़ा है, इसको बेचे कैसे? अच्छा, टाइमली नहीं बेचेंगे, खराब हो जाएगा, एक्सपायरी डेट है। फिर उनको क्या करना पड़ता है, सस्ते रेट पे, लॉस पे सामान बेचना पड़ेगा। तो बहुत मार्केट सर्वेज हैं, आपा तो अभी जस्ट एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं इसमें से लेकर। लाइक लिखे, वर्कर्स वर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, इनकम लेवल्स, इनकम लेवल्स वर फॉलिंग, income levels were falling, comma, there was widespread unemployment। जी सर, हर तरफ तबाही ही देखने को मिली। अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना अपने आप में कौन सा तबाही से कम है? जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, जितना लोगों को काम नहीं मिलेगा, उतनी सर भुखमरी होगी, उतना पर्टिकुलरली क्राइम रेट बढ़ेगा, उतना चोरी डकैती बढ़ेगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, सर्वाइवल के लिए कंजम्पशन करना क्या है, जरूरी। अब अल्टीमेटली अगर 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, देन वो पर्सन क्राइम नहीं करेगा तो और क्या करेगा? इसीलिए सरकार को मैक्रो लेवल पे चिंता व्यक्त करनी पड़ती है कि भाई नए नौजवानों का क्या करें। जितने लोग पढ़ लिख कर पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई ना कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं, ऐसी डिग्री का करना ही क्या जो कल को नौकरी ना मिले। यही चीज समझने वाली होती है जो हम अपने आम नॉर्मल क्लासरूम पार्ट में +1 लेवल पे कितनी बार आपको चीजें समझाई कि सर क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों किसी चीज के बारे में नेक्स्ट आगे फ्यूचर को लेकर सोचना जरूरी है। द टाइम इज नाउ। आप, मैं ये नहीं कह सकता कि आप 4 साल बाद जाके सोचना कि आपने करना क्या है। नो, द टाइम इज नाउ। अभी सोचना पड़ेगा तो जाकर मैं अपने अगले 4 साल अगर प्रॉपर वे से इन्वेस्ट करूंगा तो जाकर 40 साल का मजा ले पाऊंगा। नहीं, ठीक है जी, खाते रहो चक्कर। कम से कम मुझे मेरा टारगेट क्लियर होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट आगे व्यू पॉइंट ये है, मेरा आफ्टर +2 ये मन है। एंड अगर कोई क्लैरिटी नहीं है, देन आस्क अस, मिलो, पूछो, काउंसलिंग करो कि सर मैं नेक्स्ट आगे क्या कर सकता हूं। आपको तो पता ही है, +1 बेस्ड मेरी परफॉर्मेंस ऐसी है, क्या मेरे लिए अच्छी चीज रह सकती है। किसी से करो, बात तो करो। बट आपा कहते जी 5 साल के बाद, नहीं हिम्मत, नहीं हिम्मत पड़ती कोई भी काम करने की, कोई रिस्क लेने की। एट दैट टाइम कम्प्लेक्सिटीज कुछ और लेवल की चल जाती। दैट इज वाई हम क्लासरूम पार्ट्स में क्यों इतना कभी कभी डिस्कस कर लेते हैं मन की बात की, चलो पता होना चाहिए, नहीं अदरवाइज ये कंसिक्वेंसेस पड़े। अब आज की डेट में ग्रेजुएशन की सर नहीं वैल्यू रही जो किसी टाइम हुआ करती थी। या तो हाँ भाई टॉप 10 कॉलेजेस में से करी हुई है, फिर तो मानने। आजकल तो टॉप 10 को भी नहीं मानते, टॉप 5 ही रह गए। इतना ज्यादा फिल्टर अप्लाई हो चुका, पर्टिकुलरली इतनी ज्यादा अनसर्टनिटी। एंड उसका कारण, उनका कारण है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। हर किसी को डिग्री बांटी जा रही है, जो भी आ रहा है पर्टिकुलरली कोई ना कोई डिग्री उसको दे ही जा रहे हैं। B.Com, फलाना कॉम, BBA ले ले, वो ले ले, सब डिग्री ले जाओ। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस क्या होगा, आप जगह जगह हर किसी पर्सन को बिना कुछ पूछे, बिना कोई पेपर्स प्रॉपरली लिए, अब उसको डिग्रियां ऐसे बांटते फिरोगे तो कल को वो आप लोगों का ही हक खाएंगे। अब एक ऐसा जिसने बिना पढ़े 90% ले लिए, अब कैसे ले लिए, कैसे सर्टिफिकेट बन गया, हमें क्या पता। बथेरा कुछ चलता है इंडिया में, समझे ना पॉइंट। एंड एक आपने मेहनत करके 90% लिए, बट जिसके पास जॉब के लिए अप्लाई हुआ उसके लिए तो दोनों बराबर हो। वो तो ठीक है, अगला इंटरव्यू में पहचान लेगा, पता कर लेगा। बट बात है कि एप्लीकेशन रेट तो बढ़ गया ना। जहां कहीं एक बंदा अप्लाई करता था, वहां पे उसी जॉब के लिए हंड्रेड्स ऑफ लोग अप्लाई कर रहे हैं। और वो भी डिग्री बेस्ड, अगर बात करें ग्रेजुएशन की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री। तो एक बार तो पर्टिकुलरली हद ही होगी, सरकारी जॉब निकली पीएन की, चपड़ासी की। एंड अप्लाई करने वाले लोग कौन थे, मतलब शर्म की बात है अपने इंडिया के लिए पर्टिकुलरली, अप्लाई करने वाले बंदे कौन थे, मास्टर्स, M.Com, MBAs।
बताओ क्या करेगा बंदा? उसका कारण क्या है? कारण है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। जितना एकेडमिक स्टैंडर्ड, आप लोग तो अपने लेवल पे खुश हो जाते हो, सर पेपर इजी आना चाहिए, इजी आना चाहिए। गलत है। आप ये कहा करो पेपर ठीक लेवल का आना चाहिए, जिसमें एक्चुअल असेसमेंट हो पाए, जो पढ़ने वाला बंदा है कम से कम वही नंबर ले पाए। अदरवाइज ठीक है, अगर पेपर जितना ज्यादा इजी स्केल पे होगा, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड होंगे, तेरे को आज खुशी जरूर होगी मैं पास हो गया अच्छे नंबरों से, पर शायद तू अकेला पास नहीं हुआ, हर कोई पास हो गया। जहां शायद सिर्फ तुझे अकेले को पास होना चाहिए था, वहां पे सारे पास हो गए। अब इसमें क्या होगा, कल को अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, नहीं तो और क्या होगा? बढ़ेगा। तभी तो बेरोजगारी बढ़ रही है। एंड ऊपर से उम्मीद लगा के किससे बैठे हैं, पर्टिकुलरली सरकार से, कि सरकार हमें नौकरी देगी। सरकार कहां से नौकरी दे देगी? सरकार के तो अपने बाजे बजे हुए, इनके तो बेचारों के पास अपने के पास पैसे नहीं है, इनका तो खुद का डेफिसिट बजट हुआ पड़ा है। ये आपको नेक्स्ट आगे, अच्छा जो भर्ती करे हुए हैं उनको तो तनख्वाह प्रॉपर नहीं मिल रही, उनको तो एरियर्स प्रॉपरली नहीं दिए जा रहे। सो इसीलिए समझने की जरूरत है कि सर गवर्नमेंट का पल्ला छोड़ो, गवर्नमेंट से कोई उम्मीद ना रखो, सेल्फ डिपेंडेंट अपना कुछ क्रिएट करो, अपना कुछ बनो। तभी तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को गवर्नमेंट भी डे बाय डे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, कि किसी का कोई स्टार्टअप, किसी का कोई आइडिया अगर अच्छा है, आपको कोई फैसिलिटी चाहिए, देख भाई नौकरी नहीं दे सकते, सब्सिडी दे देंगे, कोई लोन चाहिए, लोन दे देंगे, मैक्सिमम दिस, इससे ऊपर उम्मीद हमारे पास ना रखी हो। तभी तो लोगों ने डे बाय डे अपना सिस्टम क्या कर लिया, चेंज कर लिया, भाई पढ़ो लिखो, कहीं ना कहीं अपना काम खुद करो, इंप्लॉय बनने की ना सोचो, इंप्लॉयर बनने की सोचो। दैट इज द थिंग। नहीं तो फिर ये न्यू नॉर्मल कॉमन है, ये वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट वो तो रहेगा ही रहेगा। फुल स्टॉप। लास्ट एक डाटा लाइन। इन यूएसए, इन यूएसए फ्रॉम 1929 टू 1933, unemployment unemployment rate rose from, रोज मीन्स बढ़ना, राइज का नेक्स्ट वर्ड, रोज फ्रॉम 3% टू 25%, एंड आउटपुट fell by about 33%। आउटपुट फेल बाय अबाउट 33%। तो एक जस्ट छोटा सा डाटा है जो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 में आप लोगों के यूज आएगा, और ये लिखना भी है, और ये आपके वन मार्कर में कई बार रिपीट हो चुका कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने से कितना और आउटपुट कितने से कितनी आपकी हुई। इज दैट क्लियर? सो मेनली, वेट अ मिनट, एक मिनट, माना कोई नहीं, 2 मिनट ऊपर हुए, अभी ज्यादा नहीं हुआ। हमने आज एक ही मेन टॉपिक करा है, उसके बेस पे क्वेश्चन भी था। दैट इज टू स्कूल ऑफ थॉट्स, वन इज क्लासिकल्स एंड सेकंड इज किन्सन। रिवाइज करके आइएगा, डे बाय डे आगे नए नए टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट। ओके जी।